Welcome to the CPC lecture series. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। डियर फेलोज़, आज के इस लेक्चर में हम सेक्शन 9 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि अल्टीमेट जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट के साथ डील करता है। तो सबसे पहले हम इसकी बेयर एक्ट की लैंग्वेज रीड कर लेते हैं, फिर उसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। तो सेक्शन 9 कहता है कि कोर्ट टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स अनलेस बार्ड, कि कोर्ट्स को तमाम तर सिविल सूट्स सुनने का इख्तियार है अनलेस कि वो रिस्ट्रिक्टेड बाय लॉ ना हों। अच्छा जी, द कोर्ट्स शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस हेयर इन कंटेंट, जो अदालतें हैं CPC की अदर प्रोविजंस के ताबे रहते हुए हैव जुरिस्डिक्शन, उनके पास इख्तियार है टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर, के सिविल नेचर के तमाम तर सूट्स को वो सुने, एक्सेप्टिंग सूट्स विच देयर कग्निजेंस इज़ आइदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड, अनलेस कि वो सूट्स जिनकी कग्निजेंस जो है एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बार्ड बाय लॉ है। अब सेक्शन 9 कहता है कि जितने भी कोर्ट्स हैं उनको सिविल नेचर के तमाम तर मामलात सुनने की जुरिस्डिक्शन हासिल है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कोर्ट क्यों इस्तेमाल हुआ, ठीक है जी। उसके बाद जुरिस्डिक्शन क्या है, सिविल नेचर से क्या मुराद है, और बार्ड बाय लॉ क्या है। ठीक है जी। सबसे पहले अब इस कोर्ट को एक्सप्लेन करने के लिए एक लैटिन मैक्सिम है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। वो कहते हैं उबी जस इबी रेमेडियम, वेयर देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ रेमेडी, कि जब भी आपके पास कानून ने आपको कोई राइट दिया होगा तो उसकी रेमेडी भी साथ में दी होगी। ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई राइट तो हो लेकिन आपके पास रेमेडी ना हो। अब रेमेडी क्या है, आपको एक राइट मिला हुआ है कि कोई बंदा आपकी प्रॉपर्टी में ट्रेसपास नहीं कर सकता। अब किसी बंदे ने ट्रेसपास कर ली तो आपके पास रेमेडी है कि आप उसके ख़िलाफ़ सूट फाइल कर सकते हैं कंपनसेशन का या डैमेजेस का। ठीक है जी, तो ये आपके पास रेमेडी है। अब ये रेमेडी हमने लेनी कहाँ से है, कैसे लेनी है, तो ये बेसिकली हमें लेने के लिए कोर्ट्स के पास जाना पड़ता है। ठीक है जी। उबी जस इबी रेमेडियम में जो हमें रेमेडी बताई गई है कि आपके पास अगर राइट है तो आप जाएं और उसकी रेमेडी हासिल करें, तो रेमेडी हासिल करने के लिए हमें कोर्ट के पास जाना पड़ता है। तो कोर्ट्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि जितने भी कोर्ट्स हैं उनके पास जुरिस्डिक्शन हासिल है। तो जुरिस्डिक्शन क्या है, जुरिस्डिक्शन बेसिकली इज़ अ पावर और अथॉरिटी ऑफ अ कोर्ट टू हेयर, ट्राई और डिसाइड एनी डिस्प्यूट और सूट। ठीक है, जुरिस्डिक्शन एक ऐसी पावर है जो किसी सूट को, किसी डिस्प्यूट हो जो कोई बिटवीन द पार्टीज़ को डिस्प्यूट चल रहा है तो उसको सुन सकती है अदालत, हेयर, ट्राई और डिसाइड। ठीक है जी। तो जुरिस्डिक्शन इस अदालत की, ये जो अदालत आपके सामने है, इस अदालत की वो पावर है जो किसी डिस्प्यूट को हेयर, ट्राई एंड डिसाइड करने का जो है इसे इख्तियार दे रही है। तो ये बेसिकली इसलिए जुरिस्डिक्शन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद है जी सिविल नेचर से क्या मुराद है। सिविल नेचर के लिए हम इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं जी। एक्सप्लेनेशन कहती है अ सूट इन विच द राइट टू प्रॉपर्टी और टू एन ऑफिस इज कंटेस्टेड इज़ अ सूट ऑफ सिविल नेचर, यानी वो तमाम तर मामलात जिनमें कोई राइट टू प्रॉपर्टी या राइट टू ऑफिस कंटेस्ट किया गया हो वो सिविल नेचर के सूट्स हैं। नॉट विद स्टैंडिंग दैट सच राइट मे डिपेंड इंटायरली ऑन द डिसीजन ऑफ क्वेश्चन एज टू रिलीजियस राइट और सेरेमनीज़, के इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसमें कोई रिलीजियस राइट या सेरेमनीज़ जो हैं वो इन्वॉल्व हों। अच्छा जी, सिविल नेचर, सिविल नेचर से मुराद कोई डैमेजेस का सूट है, कोई कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस का सूट है, किसी किस्म के कोई कंजीगल राइट्स का सूट्स हैं या कोई ऐसे सूट्स हैं जिनमें कोई टेनेंट और लैंडलॉर्ड का आपस में डिस्प्यूट हो गया है तो वो सिविल नेचर के हैं। या राइट टू ऑफिस, यानी जिसमें किसी
ओहदे का हक क्लेम किया गया हो, यानी चक का नंबरदार कौन होगा, हेडमैन ऑफ द विलेज कौन होगा, ठीक है, या किसी किस्म का किसी के दरमियान कोई ऐसा एग्रीमेंट था, कोई कॉन्ट्रैक्ट था कि मैं आपके पास मुलाजमत करूंगा और आप मुझको सैलरी देंगे और उनके दरमियान कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो ये सारे के सारे जो डिस्प्यूट्स हैं ये सिविल नेचर के हैं। अब बार्ड बाय लॉ क्या है, ठीक है जी, सिविल नेचर समझ में आ गई। उसके बाद बार्ड बाय लॉ ये है कि रिस्ट्रिक्ट किया हो अपना लॉ ने किसी सूट को फाइल करने से। अब ये तमाम चीज़ें कह रही हैं कि जब भी कोई सिविल नेचर का सूट्स होंगे आपके दरमियान, लोगों के दरमियान, तो उन सूट्स के लिए तमाम अदालतें जो सिविल कोर्ट्स हैं वो मजाज होंगी कि उनको सुने। लेकिन बार्ड बाय लॉ में उसने इसकी एक्सेप्शन दी है कि अगर कानून ने मना किया है तो फिर वो दावा दायर नहीं कर सकते। कानून किस तरीके से मना कर रहा है, वो या तो एक्सप्रेसली बार्ड करता है या फिर इम्प्लाइडली बार्ड करता है, ठीक है जी। एक्सप्रेसली क्या है, किसी लेजिस्लेचर ने, किसी एक्ट ने, किसी कानून ने बोल के आपको मना किया हो कि भाई इस सूरत में आप दावा दायर नहीं कर सकते, तो वो एक्सप्रेसली बार्ड है। मिसाल के तौर पर आगे आने वाले सेक्शन 10 में हमें बताया गया है कि अगर एक सूट ऑलरेडी पेंडिंग है तो उस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर, उस कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर सेम पार्टीज़ के दरमियान अगर सेम टाइटल होगा तो आप नया सूट नहीं फाइल कर सकते, ठीक है जी। ये बार्ड बाय लॉ है कि आप नया सूट नहीं फाइल कर सकते। सेक्शन 11 कहते हैं रेस जुडिकाटा, कि अगर पहले एक पार्टीज़ के दरमियान कोई डिस्प्यूट डिसाइडेड है तो उसके ऊपर आप फिर से दावा दायर नहीं कर सकते, तो ये एक्सप्रेसली है। इम्प्लाइडली बार्ड क्या है कि भाई आपने किसी के से जुए के पैसे लेने हैं तो उसके लिए आप दावा दायर नहीं कर सकते, ये इम्प्लाइडली बार्ड है। यानी आपकी कॉमन सेंस आपको बता रही हो कि भाई इस चीज़ के ऊपर आप सूट फाइल नहीं कर सकते, तो वो इम्प्लाइडली बार्ड है। जैसे अगर आपके ख़िलाफ़ कोई जजमेंट पास हुई है, कोई डिक्री आपके अगेंस्ट हुई है, तो आप जज के ख़िलाफ़ दावा दायर नहीं कर सकते कि भाई जज साहब ने मेरे ख़िलाफ़ डिक्री क्यों पास कर दी है, हालांकि मैं इसका जनाबे वाला राइट रखता था। तो बेसिकली ये तमाम चीज़ें हैं जो हमें बता रही हैं कि जितना भी अपना सिविल नेचर के जितने भी सूट्स होंगे, डिस्प्यूट्स होंगे, वो सिविल कोर्ट्स में ही अल्टीमेटली जाएंगे और सिविल कोर्ट्स उनको सुनने की मजाज होंगी। अब अल्टीमेट जुरिस्डिक्शन का वर्ड इसके लिए यूज़ किया जाता है कि अगर आपका कोई डिस्प्यूट है, ठीक है जी, और उस डिस्प्यूट के लिए आप मुख्तलिफ़ अदालतों के पास गए हैं, मुख्तलिफ़ ट्रिब्यूनल्स के पास गए हैं और हर अदालत यही कहती है कि भाई मुझे लगता है ये मेरी जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो फिर आप सिविल कोर्ट के पास अल्टीमेटली जाएंगे कि भाई आप सुने, हमारा ये राइट है सिविल नेचर का, उसको साबित आपने करना है कि ये सिविल नेचर का है, हमारा ये सिविल नेचर का राइट है जी, आप इसको देखें और हमारा ये डिस्प्यूट जो है वो डिसाइड करें। तो हमारे पास ये जो सेक्शन 9 है ये बेसिकली कहता है कि जितने भी सूट्स होंगे सिविल नेचर के, वो तमाम तर सिविल कोर्ट्स जो है उनको सुनने की मजाज होंगी, अनलेस के वो रिस्ट्रिक्टेड बाय लॉ ना हो। रिस्ट्रिक्शन जो है वो एक्सप्रेसली भी होती है और इम्प्लाइडली भी होती है कि या तो कोई ऐसा राइट है जो पब्लिक पॉलिसी के जनाबे वाला अगेंस्ट है, ठीक है जी, एक्सप्रेसली बताया गया कि ये भाई पब्लिक पॉलिसी है, आप इसके ख़िलाफ़ सूट फाइल नहीं कर सकते, तो आप नहीं करेंगे। किसी एक्ट ने, किसी लॉ ने आपको बताया है, जैसे टैक्सेशन के लिए अलग कोर्ट्स हैं, अपना टेनेंट वगैरह के लिए अलग कोर्ट्स हैं, तो आप सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते। अब फैमिली कोर्ट्स जो है वो अलग से हैं, तो आप फैमिली मैटर्स के लिए भी सिविल कोर्ट्स में नहीं जा सकते अनलेस के किसी सिविल जज को जो है वो फैमिली जज का इख्तियार ना दिया गया हो। तो ये एक्सप्रेसली बार्ड है। इम्प्लाइडली बार्ड ये है कि जो हमारी कॉमन सेंस कह रही हो कि भाई इसके ऊपर हम सूट फाइल नहीं कर सकते, जैसे किसी से हमने कोई जुए के सट्टे के पैसे लेने हो तो उसके ख़िलाफ़ सूट फाइल नहीं कर सकते कि भाई इसने मेरे पैसे देने नहीं दे रहा, या किसी जज साहब ने आपके ख़िलाफ़ डिक्री पास की है तो आप ये उस जज साहब को नॉमिनेट करके उनके ख़िलाफ़ ये सूट फाइल नहीं कर सकते कि भाई अब जज साहब मुझे कंपनसेट करें, उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला क्यों दिया है। तो ये है जी हमारा सेक्शन 9। एक्सप्लेनेशन उसकी कहती है कि राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू ऑफिस, अगर जनाबे वाला कॉन्टेस्टेड किया होगा किसी सूट के अंदर तो वो सिविल नेचर का सूट होगा, और अगर इसके साथ यानी मेन क्वेश्चन जो है प्रिंसिपल क्वेश्चन सिविल नेचर का होगा, और उसके साथ अगर कोई रिलीजियस राइट या सेरेमनी इन्वॉल्व है तो उसको भी हम सिविल नेचर ही कंसीडर कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सेक्शन 9 की काफ़ी हद तक समझ आई होगी। इंशाअल्लाह CPC की इस सीरीज़ में हम सेक्शन बाय सेक्शन तमाम इस CPC के जो प्रोविज़न्स हैं उनको कवर करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।